प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज गुरुवार है और आज के कार्यक्रम में पुनः एक बार उसी कार्यक्रम को लेकर के आया हूं जहां मैं देश के विभिन्न हिस्सों से भेजी गई कुंडलियों का अध्ययन करता हूं। और आज के कार्यक्रम में चैतन्या जायसवाल जी की कुंडली उपस्थित हूं लेकर के। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। 13 जून 1994 दिन सोमवार 8:43। आइए एक एक करके एक एक भाव और एक एक चीजों का गंभीरता से और गहराई से अध्ययन करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, बन के रहिएगा। और चैतन्या जी, मैं आपके कमेंट को प्रत्येक दिन देखता था श्रीमान, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिएगा कि मैं आपके प्रतिक्रिया को नजरअंदाज कर रहा था या फिर वो आपको समझ नहीं पा रहा था। प्रत्येक दिन देखता हूं, प्रत्येक प्रतिक्रिया को प्रत्येक दिन देखता हूं। तो आइए आज आपकी कुंडली पे और आपकी कुंडली के समुद्र में गोता लगाते हैं। देखते हैं क्या बनती है कुंडली, कैसा होता है जीवन काल, क्या होता है, कैसे ग्रहों का प्रभाव है, कैसा वो आपके साथ खेल खेल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। विक्रम संवत 2050, शक संवत 1916। उत्तरायण में व्यक्ति का जन्म हुआ है। अब उत्तरायण में तो आप लोग प्रतिदिन अगर कार्यक्रम देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से जान गए होंगे कि उत्तरायण के जो लोग पैदा होते हैं वहां पे उनकी कुंडली में सूर्य बलवान सा सिद्ध होता है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर हम जन्म के समय को देखते हैं तो सुबह 8:43 का है। तो एक तो व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में होना और दूसरा 8:43 यानी कि सुबह में होना, यानी कि सूर्य का प्रभाव जो कि व्यक्ति के ऊपर से आराम से और समुचित ढंग से पड़ते हुए देखा जा रहा है। कारण क्या है कि अगर व्यक्ति के जन्म के समय को हम तारतम्य बनाते हैं सूर्य के अयन से, अगर उसके साथ हम मैच करते हैं तो बिल्कुल ही ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, धार्मिकता, चेतना और जागृति की स्थिति है। क्योंकि सूर्य जो होता है वो बौद्धिक क्षमता का ग्रह होता है, व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का काम करता है, व्यक्ति के शारीरिक रूप से मजबूती का कारण होता है और व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति का ग्रह होता है। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य उत्तरायण के होते हो तो व्यक्ति को बलिष्ठ बनाते हैं, दिमाग से बुद्धिमान बनाते हैं, व्यक्ति गलत संगति में नहीं पड़ना चाहता है और ये उत्तरायण का सूर्य व्यक्ति को सर्वस्व देने वाला हो जाता है। व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति उत्तरायण की बनती हो तो व्यक्ति का आत्मविश्वास जहां टॉप पे रहता है, वहीं पे एक बात जो कि सबसे ज्यादा देखने में आती है कि व्यक्ति के पिता के साथ संबंध या व्यक्ति के ऊपर से पिता का प्रभाव ज्यादा पड़ते हुए देखा जाता है। आइए, ग्रीष्म ऋतु में इनका जन्म हुआ है। व्यक्ति जलपान कम पीता है, जल कम पीता है और अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अगर कोई भी काम करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। अगर दूर जाकर के कोई भी व्यवसाय करना चाहता है, कोई भी नौकरी करना चाहता है, आसानी से कर सकता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने का एक दूसरा प्रभाव यह भी होगा कि व्यक्ति क्रोध को जीतने वाला होता है। व्यक्ति अपने आप पे संयमित होकर के अपने क्रोधों का नियमन करता है और उसका संचालन करता है। उसके क्रोध को दबाना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है और व्यक्ति शुद्धता से ही काम करना चाहता है, कभी भी अभद्र और असुरक्षित नहीं होता है। आगे बढ़ने पे इनके जन्म के समय को देखते हैं तो शुक्ल पक्ष का जन्म है, सोमवार का शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। जरा गौर करिए, व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि का हुआ है, यानी कि शुक्ल पक्ष में जन्म होने का प्रभाव व्यक्ति सुंदर होगा, विचारों का बलिष्ठ होगा, थोड़ा मांसल भी होता है, अच्छी भुजाओं को धारण करने वाला होता है। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति शुद्ध मानसिकता का है, अच्छी मानसिकता का है, सर्वप्रिय है और सर्व प्रमुख भी है। जहां भी जाता है समाज के लोग इसके पीछे जाते हैं और सब लोग इसे आकृष्ट करने का प्रयास भी करते हैं। व्यक्ति तकनीक का, कला का और प्रत्येक प्रकार की कला क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में अपने हाथ को लगाना चाहता है, सुंदर स्त्रियों के प्रति आकर्षण का भाव रखता है, कोई भी स्त्री इसे देख करके मोहित हो जाती है। शुक्ल पक्ष के सोमवार का जन्म होने के कारण और चतुर्थी तिथि में चंद्रमा जहां पे पापग्रह बनेंगे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मरह स्थिति को थोड़ा सा वो चंचल और चलायमान बनाते हैं। व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य में कभी कभी कमजोरी और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार के होने के कारण पुष्य नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म है। व्यक्ति शुद्ध है, शांत है, स्थिर है और चपल भी है,
चंचल है, चालाक भी होगा। सोमवार के जन्मे होने के कारण कभी किसी को अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा, प्रतिक्रियावादी नहीं है। इसको अगर इससे कोई भी कार्य कराना होगा तो व्यक्ति को शांतचित्त होकर के ही इसे समझाना पड़ेगा। अगर कोई भी इसे जबरदस्ती या किसी प्रकार के दबाव में रख करके अगर कोई भी काम कराना चाहता है तो वो इसके लिए मुश्किल हो जाती हैं चीजें। व्यक्ति शुद्ध है, चैतन्य है। उसके बाद आगे बढ़ने पे पता चलता है पुष्य नक्षत्र, जिसपे 2 ग्रहों का प्रभाव क्रमशः देखा जाता है। नक्षत्र ये शनि का है, जिसके देवता बृहस्पति होते हैं। नक्षत्र पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कला प्रेमी होता है, शुद्ध होता है, न्यायप्रिय होता है, कभी गलत संगति का बोध नहीं कराने देता है, नौकरियां करता है और अच्छे पदों पे जाता है। पुष्य नक्षत्र में शुरू किया गया कोई भी कार्य जहां पे असफल होता ही नहीं है, उसी तरीके से पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों का जीवन काल मेहनत तो ढूंढता है पर सफलता अवश्य ही देता है। कई बार काम करने में ऐसी बातें भी दिखती हैं कि मेरा काम बिगड़ रहा है या फिर मैं पिछड़ रहा हूं, पर एक बात हमेशा याद रखें, पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों का कार्य हमेशा सिद्धि की तरफ ही अग्रसर होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे होने वाले लोगों और जातकों का प्रभाव व्यक्ति मूर्तिमान होता है, भागवत भक्त होता है, ईश्वरीय गुणों का आचरण करने वाला होता है और सदा ही इसका जो प्रभाव होता है वो दैवीय शक्ति की तरफ बढ़ता हुआ देखा जाता है। अब आगे बढ़ने पे पता चलता है कि इनका जन्म जो हुआ है वो व्याघात योग में हुआ है। ये थोड़ा कमजोर है और व्यक्ति के काम प्रायः बिगड़ते बिगड़ते बनते हैं। प्रत्येक काम पहले बिगड़ेंगे और फिर बनेगा। ऐसी स्थितियां व्याघात योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में आरंभ में तकलीफें और आरंभ में कंफ्यूजन वाले स्टेट में व्यक्ति ज्यादा रहता है। उसको प्रायः कई चीजें जो उसको सबसे ज्यादा प्रिय हैं उसी में उसको तकलीफ ज्यादा होती है। प्रेम करेगा तो दिल से, हृदय से, और टूट करके प्रेम करता है। अगर किसी से भी प्रेम करेगा तो हृदय से करता है और चंचलता से मुक्त होकर के करता है। उसके प्रति और उसके प्रति उसका प्रेम बिल्कुल निश्चल होता है और सात्विक होता है। एक बात और बताता हूं। एक ही बात है। दरअसल नक्षत्र का प्रभाव यहां पे एक और भी चीज देखने को आती है कि जो आपको मिला नहीं ना तो उस पर संदेह ना करना, और जो मिला नहीं उस पर अभाव और प्रभाव में भी ना आना, क्योंकि आपके भाग्य में वो नहीं था, ऐसा नहीं है। आप उसके भाग्य में नहीं थे। जो चीज आपको छोड़ रही है वो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ को छोड़ रही है, पक्की बात है। तो इस वजह से अपने गुमान को कम ना करिएगा, बिल्कुल भी नहीं। आप गुमानी हैं और वही और उसी से युक्त होकर के जिएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप नक्षत्रों के राजा हैं और उसमें आपका जन्म हुआ है। महत्वाकांक्षा जबरदस्त है, व्यक्ति हर तरीके से श्रेष्ठ ही होगा, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। जन्म के प्रभाव में पुष्य नक्षत्र के 3रे चरण में जन्म हुआ है व्यक्ति का नौकरी कर सकता है और अच्छे पदों पे जा सकता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण का है। ये तो दोनों चीजें अच्छी हैं, आपके दाम्पत्य को बेहतर रखेंगी, आपके प्रभाव को अच्छा रखेंगी, आपके स्वभाव को अच्छा रखेंगी। व्यक्ति किसी भी तरीके के गलतफहमी में कभी जीवन ना जिए तो ज्यादा बेहतर है। सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलिए। किसी का बोझ अपने माथे पे और किसी के बातों को दिल पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं, अनुकूल हैं और प्रतिकूल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, एक बात जरूर कहूंगा, इस नक्षत्र के लोगों में कंफ्यूजन थोड़ा देखने को बनता है। व्यक्ति दिल से हमेशा सोचता है, इस वजह से उसको तकलीफ मिल जाती है और लोग आपका कभी कभी लाभ भी ले लेते हैं। पर एक बात बताऊं, और भी बहुत अच्छी बात है, आप मित्रों के प्रिय हैं। मित्र आपके बहुत आपको याद करते होंगे और अच्छे लोगों से आपकी मित्रता भी होगी। समाज का जो उत्कृष्ट वर्ग है वही आपके पीछे आएगा। अब आइए, ये आपके नक्षत्र का प्रभाव, लग्न का प्रभाव आगे बताऊंगा। और ब्राह्मण वर्ण और देवगण के हैं, शुद्ध हैं। भोजन पे बहुत ज़्यादा मसाला इस्तेमाल मत करिएगा। बाजार का सामान बिल्कुल कम करिए और मित्रता अच्छे लोगों से करिए, परख करके करिएगा। ये बहुत सीधी बात है। अब आइए, आपको विस्तृत कुंडली के अध्ययन में लेके आता हूँ। आइए, अब आपको सीधे मुद्दे पे लेके आता हूँ। दरअसल मुद्दा वो भी था, मुद्दा यहाँ भी है। एक एक भाव को लेकर के कुंडली अध्ययन करूँ या फिर एक एक ग्रहों को? तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाव को लेकर के ही करिए, तो भाव को ही लेके शुरू करते हैं। दरअसल आज मेरा मन था कि नक्षत्रों के आधार पर करता, पर देखता हूं, सबसे पहले ये देखता हूं कि सूर्य के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह। आज नक्षत्रों के आधार पर विश्लेषण करते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि कौन से नक्षत्रों की स्थिति कैसी है और नक्षत्र का अधिपति कैसे बन रहा है। सूर्य की बात
कि सूर्य के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। सबसे पहले सूर्य के नक्षत्र में बैठा है केतु, बाकी कोई ग्रह नहीं। तो आज बारी सबसे पहले केतु की है। जरा गौर करिएगा, केतु बैठे हैं मंगल के होकर के, और केतु जो होते हैं वो मंगल के वत ही होते हैं, मंगल के जैसे ही होते हैं। यहां पे केतु जो है वो व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला बन रहा है। जरा गौर करिएगा, एक एक चीज समझाऊंगा, तो बन के रहना है। केतु यहां मंगल के होकर के बैठे हैं, मंगल यहां दिग्बली है, और ये केतु जो स्थिति इसकी बन रही है उसकी डिग्री में 29 अंश 43 कला, कृतिका नक्षत्र। ये यहां पे जिस राशि में बैठा है उस राशि के अधिपति के साथ उसकी मित्रता बहुत निकट की नहीं होती, बिल्कुल एकदम उसी के जैसा होता है, तो सम राशि का हो जाएगा, और अवस्था में वो थोड़ा कमजोर होगा। विषम संख्या है ना, कमजोर। अब एक बात और करता हूं, अब आपकी कुंडली के नवमांश में जब आ रहा हूं तो ये केतु लग्न में बैठा है। तो जरा गौर करिए, यहां पे वो दसम भाव में बैठ करके आपके जीवन के कैरियर को प्रभावित कर रहा था, कैरियर के क्षेत्र को, और आपके प्रभाव को राजनीतिक रूप से और एक ऐसे क्षेत्र में ले जाने का प्रयास ये मंगल यहां कर रहे हैं केतु के साथ बैठ करके, कि व्यक्ति को उच्च पदस्थ अधिकारी बना सके। ये केतु का प्रभाव है। अब बाकी अन्य ग्रहों की चर्चा नहीं कर रहा मैं, क्योंकि यहां पे ये जहां पे बैठे हैं ये व्यक्ति को बेहतरीन बना देते हैं। हां, एक बात जरूर यहां पे कमी होगी, और उसका यह होगा कि व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये कैरियर का भाव है और यहां का अधिपति मंगल यहीं बैठा है, इस वजह से उसको मजबूती भी मिल रही है। आपकी कुंडली में अस्त एक भी ग्रह नहीं है, वक्री हैं दो ग्रह, बुध और गुरु। एक बुध जो यहां वक्री है और एक गुरु जो यहां वक्री है। ये दोनों ग्रह वक्री हो रहे हैं। अवस्थाओं के हिसाब से अगर मंगल को देखता हूं तो भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, ये शुक्र की नक्षत्र है, जब शुक्र पे आऊंगा तब बताऊंगा। तो केतु का प्रभाव यहां पे आप लोग समझ गए होंगे। यहां पे एक बात और जो कि समझने वाली है कि ये लग्न जो है वो पृष्ठोदय राशि का है, इस पर भी चर्चा बनती है। अगर लग्न पृष्ठोदय राशि का बन रहा हो तो व्यक्ति का काम थोड़ा लेट से होता है, और ये यहां पे केतु का प्रभाव भी यही कहता है। और उसके बाद उत्तरायण में वो बात मैंने कही थी तो वो तो ठीक है, पर यहां पे पृष्ठोदय राशि और राशि का अधिपति भी लग्न में ही बैठा है, राशि का अधिपति राशि के साथ ही वहीं पे बैठा है, तो उसको एक अलग फल तो मिलेगा, उसका मैं आगे चर्चा करूंगा उस पर ये लग्न जो है वो केतु के साथ कितना समान बन रहा है या इसके साथ कितनी उसकी मेकिंग हो रही है। तो गौर करिए कि केतु जो है वो दसम स्थान में बैठे व्यक्ति को बल और बल प्रदान करने के लिए हमेशा वो एक्टिव है, और राशि जो है वो कर्क की है जो कि लग्न में बन रही है, और ये पृष्ठोदय राशि है काम में विलंब, यानी कि यहां भी केतु व्यक्ति को मेहनत ज्यादा कराने वाले बन रहे हैं और उसमें लग्न का सपोर्ट भी मिल रहा है। मतलब व्यक्ति को मेहनत करना होगा तभी जाकर के सफलता मिलने वाली बन रही है। अब ये बात सूर्य की थी, तो जरा गौर करिए कि जब हम केतु को देख रहे हैं कि कृतिका नक्षत्र में बैठा है, व्यक्ति के आत्मविश्वास को वो फ्लरिश भी करेगा, उसको आगे भी बढ़ाएगा। पर अगर जैसे ही व्यक्ति असफल होता है उसके दिमाग में तुरंत ही ये बात आती है, क्योंकि केतु है ये भ्रम रखेगा, क्योंकि उसकी पांचवी दृष्टि विचारों के भाव पे पड़ रही है, सातवीं दृष्टि यश गौरव सम्मान और पद प्रतिष्ठा के भाव पे पड़ रही है, और नवीं दृष्टि देखिए जन्म कुंडली के, सातवीं दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ी, क्षमा करिएगा, सातवीं दृष्टि यहां पड़ी, नवीं दृष्टि यहां पड़ रही है छठे भाव पे। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति को वो कई बार ऐसी बीमारियां भी दे जाता है जो व्यक्ति सोचता भी नहीं है। पांचवी दृष्टि यहां पड़ेगी तो व्यक्ति को कृपण बनाएंगे, पर मंगल के साथ बैठा है, उस मंगल का प्रभाव लग्न पे रहेगा तो व्यक्ति कई बार आसानी से यूं ही लोगों की बात और लोगों के मन की बात जान भी जाएगा, क्योंकि यह है केतु। सामने वालों के और सामने वालों को अच्छे तरीके से समझना, इससे ज्यादा कोई नहीं जानता है। यह दरअसल है कंफ्यूजन। आपके बारे में लोगों को कई बार गलत धारणाएं भी शामिल होते देखी जाती हैं। लोग आपके बारे में प्रायः गलत सोच लेते हैं और आपके बारे में गलत पक्ष तैयार कर लेते हैं। केतु का प्रभाव द्वितीय भाव पे है, यहां पे सूर्य की राशि बन रही है, उसके नक्षत्र में बैठा है। व्यक्ति की वाणी न्याय प्रिय होगी, न्याय से युक्त होगी, और व्यक्ति धन भी जो खर्च करेगा वो शुद्धता से खर्च करना चाहता है, गलत तरीके से, गलत जगहों पे, और प्रायः कृपणता से युक्त होकर के ही धन खर्च करता है। सातवीं दृष्टि यहां माता के स्वभाव को वो कमजोर करेगा, माता के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा,
ये बात बनती है। नवी दृष्टि से यहां देखेंगे ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली के केतु का प्रभाव जब यहां रहेगा तो व्यक्ति को व्रण वगैरह देते हैं, घाव, फोड़ा, फुंसी, पिंपल्स वगैरह कई बार बनते हैं। व्यक्ति के दिमाग में कंफ्यूजन होता है एक समय पे कि जब केतु की स्थिति आए या राहु का प्रभाव जब व्यक्ति की कुंडली में प्रभाव करे तो वो व्यक्ति के जीवन में कई बार छोटी बड़ी मुश्किलें भी शामिल करते देखी जाती हैं। ये केतु का प्रभाव था। अब जरा यहां देखिए, तो यहां भी केतु की दृष्टि गुरु की राशि पे थी, यहां पे वो केतु उस राशि में ही बैठे हैं लग्न में, यानी कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को वो बचपन में कमजोर करते हुए देखे जाते हैं, या बचपन में प्रायः व्यक्ति अधूरी सी चीजें लेकर के बड़ा हुआ है और कई बार उसके प्रभावों को कमजोरी के तौर पे देखा जाता है। ये बात भी बनती है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल, माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल, पिता के साथ किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन न रखें तो ज्यादा बेहतर होगी। उनके साथ संबंध मित्र के तरह या खुद को या पिता भी अगर देखते हो ये कार्यक्रम तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि अपने बेटे के साथ आपका संबंध छोटे भाई के सदृश होना चाहिए, क्योंकि मंगल यहीं बैठा है। अपने छोटे भाई के सदृश इसके साथ व्यवहार करें तो आप लोगों का संबंध और ज्यादा। दरअसल एक बात और बताता हूं, प्रायः ये बात कई बार माता पिता पूछते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, पर यह पूछना भूल जाते हैं कि मेरे बेटे के साथ मेरा संबंध कैसा रहना चाहिए। यह भी तो बनती है बात। हम अपने बेटे के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं ये आने वाले संबंधों को तय करता है। अगर आप आज अपने बेटे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके साथ आप उसे कितना भी प्रेम करते हो वो चीजें सही और सिद्ध नहीं होती हैं। इस वजह से सबसे ज्यादा फोकस और मूलतया इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे संबंध हमारे पुत्र के साथ और हमारा संबंध हमारे पिता के साथ कैसा होने वाला है या कैसा रखना चाहिए। सूर्य के नक्षत्र की तो बात कर चुका। अब चंद्रमा के नक्षत्र में देख लेते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। यहां पे अगर देखते हैं तो अब चंद्रमा की स्थिति यहां पे कैसी है, तो जरा गौर करिए। ये कर्क लग्न की कुंडली बनती है, कर्क लग्न की कुंडली बनती है। मैं सिर्फ उसी चीज को दिखाना चाहता हूं जो यहां दिख रहा है। दरअसल आपको चंद्रमा के नक्षत्र के बारे में और रोहिणी वगैरह की बात करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ आपको वही बात बता रहा हूं जो इस कुंडली में दिख रही है स्पष्टतया। क्लियर है बात? तो चंद्रमा को यहां गौर करिए। यहां चंद्रमा लग्न का अधिपति होता है और लग्न में ही बैठा है। और जरा गौर करिए तो वो बैठा किसके नक्षत्र में है? शनि के नक्षत्र में। आपकी कुंडली का लग्न आश्लेषा का है जो कि बुध का है, और वो बुध जन्म कुंडली के 12वें भाव का अधिपति होकर के वहीं बैठा है। एक्सप्लेन ज्यादा करते हैं क्या आप चीजों को? बुद्धि का क्षय ज्यादा करते हैं, विचार ज्यादा करते होंगे, और कई बार उसको धरातल पे लाने में मुश्किलें भी बनती होंगी। कंसंट्रेशन की तो ऐसी की तैसी हो जाती होगी। एक जगह पे बैठ करके व्यक्ति जो होगा वो 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे नहीं कर पाता होगा। भ्रमात्मक स्थितियां बन जाती हैं। टेबल के बाहर या टेबल से परे जब भी व्यक्ति होता है तो उसके दिमाग में ये बात बनती है कि नहीं आज तो खूब जी लगा करके पढ़ूंगा, लेकिन टेबल पे जैसे जाता है दिमाग भटक जाता है। पहली बार में ऑप्शन जो भी चुनता है वो बिल्कुल सटीक होता है, दूसरी बार में जैसे ही उसके सामने वो दिमाग उस पर ज्यादा लगाता है वो गलत हो जाता है। निर्णय लेने में कई बार परेशानी होती होगी। पर एक बात बताऊं, आपकी कुंडली में चंद्रमा पापग्रह बन रहा है शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के बनने के कारण। पर एक बात है, शुक्र और चंद्रमा लग्न में बैठ रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा का लग्न में थुलथुला बनाएगा, स्वास्थ्य को ठीक रखेगा, बलशाली बनाएगा, भुजाओं का बलिष्ठ बनाएगा। लग्न में सुंदर शुक्र बैठे हैं, लग्न में सुंदर शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं। राशि का अधिपति राशि में, नक्षत्र जो है वो शनि का है, शुक्र का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र शनि का। ऐसी स्थिति में कि अब यहां पे शनि को देखना होगा क्योंकि लग्नेश ने शनि का नक्षत्र धारण किया है। तो जरा गौर करिए, ये कर्क लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा लग्न का अधिपति होता है, जहां पे शनि सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, आयु के प्रदाता बन रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पे शनि मारक हो जाते हैं। तो मतलब स्वास्थ्य का विशेष ख्याल, माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल, माता के साथ संबंधों को फ्लरिश करने की आवश्यकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, शीत जनित बीमारियां या मन से संबंधित बीमारियां होती हैं क्योंकि चंद्रमा भी प्रतिकूल जा रहा है। यहां पे वो मंगल से दृष्ट हो रहा है। मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, यानी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर गौर करते हैं तो मंगल तो ठीक है, योग कारक है, योग बना रहा है, इस कुंडली में वो कारक भी होता है पंचम और दशम भाव का अधिपति होकर के, परंतु चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होने के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति को कंफ्यूज करते होंगे
क्यों कंफ्यूज करते होंगे? क्यों? क्योंकि केतु ने सूर्य का नक्षत्र धारण किया है, शनि जो है वो अष्टम में जा रहे हैं राहु के नक्षत्र में, बुध 12 में जा रहा है राहु के नक्षत्र में, और चंद्रमा शनि के नक्षत्र में। यहां पे शुक्र और चंद्रमा व्यक्ति के शारीरिक रूप से बलवान, मजबूत, श्रेष्ठ, विचारों का सौम्य, स्वभाव का अच्छा, बेहतरीन और अनुकूल बनाने के लिए हमेशा प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में उनकी कोशिश ये रहती है कि व्यक्ति को शुद्ध बनाया जाए, क्योंकि शुक्र जब खुद लग्न में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, यश, सम्मान, वृद्धि और उत्तरोत्तर वृद्धि देने वाले हो जाते हैं। ये बात यहां तक क्लियर है। चंद्रमा की बात, उस चंद्रमा की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी जो कि सप्तम भाव होता है। जब कभी भी शनि की दशा आएगी तो दाम्पत्य को कमजोर करने वाली स्थितियों में ले जाएगी। जब कभी भी शनि और चंद्रमा का मेल होगा तो व्यक्ति के पत्नी के साथ संबंध कमजोर होंगे। जब भी गोचर में चंद्रमा की स्थिति या शनि की स्थिति या कभी भी पापक ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव से गोचर करेगा या सप्तमेश के साथ गोचर करेंगे तो व्यक्ति के संबंध पत्नी के साथ कमजोर होते हुए देखे जाएंगे। जब कभी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा प्रभाव में कमजोर हो रहा होगा तो माता के स्वास्थ्य को और आपके स्वभाव को वो निश्चित रूप से परेशान करेगा। एक बात बताऊं तो एक भी बात और बता देता हूं। दरअसल आपकी जो स्थिति है वो कर्क लग्न की है, और कर्क लग्न भगवान राम की कुंडली बनती थी, क्योंकि गुरु की उच्च राशि का निर्माण लग्न में हो रहा है, शनि की उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है, मंगल की उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है, सूर्य के उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के 10वें स्थान में हो रहा है। इस वजह से कर्क लग्न की कुंडलियां श्रेष्ठ कही जाती हैं, क्योंकि जरा गौर करिए तो चंद्रमा की राशि बनी और इनकी कुंडली में तो जरा ध्यान से देखिए तो सारे के सारे ग्रह केंद्र में ही आ रहे हैं। मंगल भी, केतु भी, राहु भी, चंद्रमा भी, शुक्र भी, गुरु भी। तो ये सारे ग्रह जब जन्म कुंडली में केंद्र में आ रहे हों, एकमात्र बुध अगर आ जाता तो और आनंद आ जाता, इस कुंडली को लाभ मिल जाता, पर वो बाहर है। फिर भी शुभ ग्रहों की अधिकता कुंडली में संख्या में केंद्र में ज्यादा बन रही है। शुक्र शुभ ग्रह, चंद्रमा शुभ ग्रह, गुरु शुभ ग्रह, 3 शुभ ग्रह तो केंद्र में आ गए। साथ ही साथ मंगल दिग्बली हो रहा है, राहु केतु की पोजीशनिंग बहुत अच्छी बन रही है। और व्यक्ति का भूत कैसा था? व्यक्ति की कुंडली में भूतकाल जो देखा जाता है वो राहु से और 12वें भाव से देखा जाता है। चंद्रमा से व्यक्ति का वर्तमान देखा जाता है और सूर्य से व्यक्ति का भविष्य। तो चंद्रमा जब बेहतर बन रहा हो तो वो बेहतर कहां बन रहा है? थोड़ी सी तो कमजोरी है ना उसमें। इस वजह से व्यक्ति का वर्तमान थोड़ा कमजोर सा बीतता है। बस बात यही है, बस यही बात है, बस यही बात है, और कुछ है कहां। चंद्रमा आपका वर्तमान वो पापग्रह बन के बैठा है, उस पर मंगल का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति का वर्तमान जो है वो जल्दबाजी में गुजर रहा है। व्यक्ति इरिटेटिंग होता है, इरिटेट हो जाता है और तुरंत सोचता है कि तुरंत हो जाए। कोई भी काम इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो शनि के नक्षत्र में है। शनि चाहते हैं कि आपके स्वभाव के साथ न्याय किया जाए, पर मंगल की उग्रता उसको व्यग्र कर देती है। ये बात है, क्योंकि शनि कहीं ना कहीं मंगल को भी तो देख रहे हैं नीच दृष्टि से। तो शनि और मंगल का संबंध व्यक्ति के कैरियर को अनहेल्दी बनाता है और उसको विचारों से और प्रभावों से, रोग से युक्त कर देता है। अब बताऊं क्यों? क्योंकि वहां केतु बैठे, बस सीधी सी बात है। वो रोग दे देते हैं और फ्लरिशमेंट जो उसकी मिलनी चाहिए वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। मैं कहां था और कहां आ गया, है ना बात। मैं था चंद्रमा पे। अब चंद्रमा को यहां देखते हैं। यहां पे चंद्रमा बैठा है नीचाभिलाषी होकर के मंगल के साथ। तो जरा गौर करिए तो व्यक्ति का स्वभाव, इस चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि यहां भी है, क्योंकि चंद्रमा पापग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं, पापग्रह का प्रभाव है। और जरा गौर करिए तो ये मंगल भरणी नक्षत्र में बैठा है। व्यक्ति का प्रेम जो है वो झुकाव वाला है, स्त्रियों के प्रति आकर्षण का भाव, क्योंकि ये कर्क है और कर्क लग्न का व्यक्ति इमोशनली ज्यादा होता है, सोचता ज्यादा है। भगवान राम हमेशा ही तो सोचते थे और श्रेष्ठ ही तो थे वो। तो व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है, दरअसल दूसरों के दिल में जगह बनाना चाहता है, शुद्धता से, शुद्ध मानसिकता से युक्त होता है। तो यहां पे चंद्रमा मंगल के साथ बैठा। इस कुंडली में भी, लग्न कुंडली में भी चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव, यहां भी मंगल का प्रभाव। व्यक्ति अगर जा करके आगे कभी भी कहीं से भी 2 रुपए लगा करके अगर 10 रुपए कमाना चाहता है तो उसकी कुंडली में स्थितियां थोड़ी कमजोर हैं, थोड़ी कमजोर हैं। उसके पीछे जाने से बचे, क्योंकि चंद्रमा कमजोर है। लग्न तो ठीक है,
क्योंकि लग्न जो बैठा है वो अवस्था में 11:59 कला का है, तो वृद्ध होता है, तो इस वजह से वो थोड़ा कमजोर हो रहा है। इस वजह से चंद्रमा की कमजोरी, शनि का कमजोर होना, अष्टमे स्मारक हो जाते हैं ना, सप्तम अष्टम, और यहां पे सूर्य बैठा है, आपको वो लाभ यूं ही देता रहेगा, पर बहुत कम मात्रा में शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि का प्रभाव दिखता है। सूर्य बैठा है वहां पे, आप जब भी डालेंगे तो एक अच्छे समय में पैसे डालने पे लाभ दिखेगा, पर बहुत कम। और क्योंकि मंगल की स्थिति जो है वो पंचम भाव पे पड़ रही है, मंगल का प्रभाव राहु के प्रभाव में आ रहा है, यहां का अधिपति शुक्र लग्न में बैठा है, वो लाभ देने के लिए प्रेरित करेगा, पर एक अच्छे समय के इंतजार के बाद। क्लियर है? यहां पे चंद्रमा ये लाभ भाव था, इस वजह से उसके बारे में चर्चा कर रहा था। दरअसल यहां पे चंद्रमा बैठे हैं मंगल के साथ, जो कि व्ययेश है, तो व्यक्ति के नेचर को वो मंगल के तरह बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहां भी चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव था, यहां भी वो चंद्रमा मंगल से युक्त आ रहा है। इस वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को छितराया हुआ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उसको बांधने का जो ग्रह होता है वो बुध 12 है, 12 में बैठा है। इस वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को अभी संतुलित करने की स्थिति बननी चाहिए। व्यक्ति अपने आप को शांत करे, स्थिर करे, मजबूत करे, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करे, और निरंतर ही अपने आप को शुद्ध और चैतन्य बनाने का प्रयास करता रहे। और व्यक्ति वाचाल ना बने, एक्सप्लेनेशन जहां आवश्यकता हो वहीं दे, जहां पे आवश्यकता ना हो वहां पे चुप रहे। क्लियर है ये बात? अब मंगल के नक्षत्र की बात करता हूं। मंगल के नक्षत्र में सूर्य खुद बैठे हैं, मंगल के दूसरे नक्षत्र में राहु खुद बैठे हैं, और मंगल के नक्षत्र में बाकी कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं। यानी कि सबसे पहले बात अब सूर्य की करेंगे, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में सूर्य का प्रभाव, अग्नि तत्व का ग्रह और अग्नि तत्व का नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र थोड़ा रुष्ट करने वाला होता है इस वजह से, और यहां पे देखिए चित्रा, ये दोनों नक्षत्र मंगल के प्रभावित होने के कारण व्यक्ति की माता को स्वास्थ्य में जहां परेशानी देने वाले हैं, वहीं पे व्यक्ति को धन देने वाले होंगे, क्योंकि धन भाव का अधिपति किसके नक्षत्र में बैठा? मंगल के नक्षत्र में। ये शुक्र के राशि में बैठे हैं सूर्य, इस वजह से वहां पे वो व्यक्ति के स्वभाव को कभी कभी पाप से युक्त बना देते हैं। व्यक्ति कभी कभी लाभ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, हाँ, और कभी कभी बहुत ज्यादा दिमाग से नहीं सोचता है, दिल से सोच करके आगे बढ़ जाता है। तो जब कभी भी निर्णय लेना हो तो जरा विचार करिएगा। हाँ, एक बात यहां पे बहुत अच्छी है, और वो ये है क्योंकि मंगल यहां नक्षत्र का अधिपति दिग्बली हो रहा है, और वो ऐसे नक्षत्र में बैठा है, शुक्र के नक्षत्र में, जो कि इस कुंडली का सुखेश है। तो जरा त्रिकोणात्मक संबंध बनाते हैं। कैसे? मंगल के नक्षत्र में सूर्य, उसकी 7वीं दृष्टि यहां पड़ रही है, और यह भाव किसका है? मंगल का, जिसका अधिपति केंद्र में जा रहा है, दिग्बली है। तो जरा गौर करिए, तो व्यक्ति की कुंडली में यश गौरव वाला जो भाव है वो कितना मजबूत बन रहा है। क्यों मजबूत बन रहा है? क्योंकि उसकी स्थिति देखिए, वो धन भाव का अधिपति लाभ में बैठा, स्थिर ग्रह में बैठा है, शुक्र की राशि में, अपने मित्र के नक्षत्र में बैठा है। उस नक्षत्र का अधिपति दिग्बली होकर के जन्म कुंडली में सुखेश के नक्षत्र में बैठे हैं, एक अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धन का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि धन का अधिपति महाधनी योग लगा रहा है, लाभ का अधिपति लग्न में आ रहा है, ये बेहतर। और सूर्य की 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सारी चीजें जो भी व्यक्ति की मानसिक अवस्था को पूरी करे और उसको शुद्धता प्रदान करे, उसको संतुष्टि दे, ये सूर्य यहां से सब कुछ देने वाले हैं। क्योंकि नक्षत्र का अधिपति ही बलवान नहीं, दिग्बली होकर के बैठा है। इस कुंडली का सर्वाधिक कारक ग्रह भी है वो, इस वजह से सूर्य को भी अतिरिक्त बल मिलने वाली स्थितियां बन जाती हैं। क्लियर है? अब मंगल की दृष्टि बात कर लेते हैं। तो सूर्य की दृष्टि मंगल के नक्षत्र में बैठे थे, उनकी यहां पड़ी, ये ठीक है। अब मैं बुध पे आता हूं। बुध के नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है? आश्लेषा का लग्न बनता है, ये ठीक है। बुध के नक्षत्र में बाकी कोई भी ग्रह नहीं बैठे, यानी कि अगर लग्न बुध से प्रेरित होगा और लग्न अगर बुध से प्रभावित होगा, जिसका ग्रह जो बुध है वो बाहर बैठा है, कंफ्यूजन वाले स्टेट में कभी ना कभी व्यक्ति को डालता है, और व्यक्ति का आरंभ और व्यक्ति का कंसंट्रेशन बिल्कुल कमजोर सा होता है। पर उसमें बल चंद्रमा और शुक्र देते देखे जा रहे हैं। अगर इसका हम लाभ ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। व्यक्ति अपने आप को जितना ज्यादा हो सके साफ रखे, शुद्ध रखे, अच्छे विचारों से युक्त होकर के अपने आप को निर्वाह की गति पे ले जाए। शुक्र और चंद्रमा लग्न में बैठे हों और बुध 12 में जा रहे हों तो व्यक्ति को चंचल मानसिकता का बनाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव यहां पापक का है। तो ग्रह अगर पापक हो रहा है यानी कि वो निगेटिव ज्यादा हो रहा है, और अपने प्रभावों को वो दुश्मनी के तौर पे करेगा।
क्योंकि वो मंगल से भी प्रेरित है ना, इस वजह से। और केतु से केंद्र में आ रहा है, राहु से केंद्र में आ रहा है, इस भाव से केतु और राहु दोनों केंद्र में जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के व्यक्तित्व को छितराया हुआ बना देंगे, मतलब उसको इकट्ठा करना है, अपने आप को कंजर्व करना है, समझना है, स्थित होना है खुद में ही, क्योंकि ये भटकाव देते हैं, प्रेमी बनाते हैं, युगल प्रेमी, प्रेम जबरदस्त करेगा व्यक्ति, और जिसके साथ भी करेगा हृदय से करेगा, पूरे आंतरिक भावनाओं से युक्त होकर के किसी के साथ भी ये संबंध बनाता है, तुरंत घुल जाता है, तुरंत मिल जाता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है, लोग आपका लाभ भी ले सकते हैं। तो ये बात समझिएगा। बुध की बात थी, बुध यहां पे देखते हैं, मंगल यहां पे बात कर चुका था मैं। बुध यहां शनि का होकर के बैठा है, वक्री है, और यहां से वो शुक्र से दृष्ट हो रहा है। बुध और शुक्र यहां भी एक साथ थे, एक साथ नहीं, बुध यहां पे पीछे जा रहे थे, जो कमजोरी दिखा रहे थे, यहां पे वो पराक्रम भाव में बैठे हैं, शुक्र से देखे जा रहे हैं। व्यक्ति के धार्मिक भावनाओं का संचार यहां से अच्छा देखा जा रहा है। भाइयों के साथ संबंध अच्छे होंगे, कुटुंब के साथ संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि एक शुभग्रह बैठा, यहां का अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली के सुख में बैठा, आगे बैठ रहा है, ये अच्छी बात है। पर वो धनु लग्न की कुंडली के लिए सामान्य हो जाएगा, और गुरु यहां पे नीच के हो रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति को आरंभ में धन की स्थितियां थोड़ी कमजोर होंगी, और व्यक्ति धन खर्च भी जो करे वो ये गुरु ये इशारा कर रहे हैं कि युक्त और बुद्धि से युक्त होकर के ही धन खर्च करे, धन को सदगति दे, दुर्गति न दे। पराक्रम का भाव का अधिपति सुख में जा रहा है, यहां पे शुभग्रह बैठा है जो कि दशम भाव का अधिपति है। तो दशम भाव का अधिपति पराक्रम में बैठा, इस भाव का अधिपति एक घर आगे गया, शुक्र से वो दृष्ट हो रहा है, जहां पे धार्मिक तत्व के ग्रह सूर्य की राशि का निर्माण, जो कि वो खुद आपकी कुंडली में कहां, दशम भाव में बैठा है। धर्म का अधिपति होकर के कर्म में बैठा, कर्म का अधिपति पराक्रम में बैठा, यहां का अधिपति सुख में बैठा। कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि व्यक्ति जो भी काम करे वो सूर्य यहां पे दिग्बली, मंगल यहां पे दिग्बली, यहां पे शुक्र का नक्षत्र का बनना ये बेहतरीन, और यहां का अधिपति मंगल यहीं बैठा, दशम स्थान का अधिपति। आपकी कुंडली में अगर स्वराशि ग्रहों की चर्चा कर दूं यहां पे, तो बुध स्वराशि के, मंगल स्वराशि के, चंद्रमा स्वराशि के, और शनि स्वराशि के। ये थोड़ी भी गलत चीज नहीं है, अगर इसका आप लाभ लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अपने आप को इकट्ठा करिए, कहां भटके हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भटकना नहीं है। आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, अपने आप को पहचानिए, क्योंकि ये दशम भाव धर्म भाव का अधिपति यहां खुद बैठा है। यहां पे एक शुभग्रह बैठ करके आपकी कुंडली के समस्त प्रकार की आकांक्षाएं पूरी करेगा। कैसे? क्योंकि वो लाभ भाव में चंद्र मंगल योग का बनना, यहां का अधिपति भाग्य में बैठा। याद करिएगा ये बात। और बुध को वो देख रहा है, इस वजह से आपको लाभ मिल सकता है। व्यक्ति अगर श्रेष्ठता से काम करे तो निश्चित रूप से आप जो बनना चाहते हैं बन सकते हैं। अब उसके बाद मैं कहां था, बुध पे था। गुरु की बात करूंगा। गुरु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, पर गुरु की बात तो करूंगा। तो गुरु आपकी कुंडली में बनते हैं कहां के अधिपति, एक तो वो छठे भाव के अधिपति और दूसरे नवम भाव के। यहां पे गुरु की गौण राशि का निर्माण हो रहा है, वो यहां के वो कारक भी होते हैं, छठे भाव के कारक होते हैं। यहां पे ये स्थिति में गुरु की राशि बन रही है, और भाग्य भाव में यहां के अधिपति होकर के सुख से संबंध बना रहे हैं, पर राहु के साथ हैं। याद रखिएगा एक बात, जब भी राहु की दशा आएगी, आपकी कुंडली में अभी केतु की दशा चल रही है तो राहु भी एक्टिव है, तो धार्मिक भावनाओं का संचार बढ़ेगा, और माता पिता का स्वास्थ्य कभी कभी परेशान होगा। कभी भी किसी भी दशा काल में भगवान को छोड़ने की कोई इजाजत ये कुंडली नहीं देती है, क्योंकि धर्म का अधिपति सुख में बैठा है, और उसको स्वराशि का मंगल जो कि मित्र होता है वो देख रहा है। माता को रक्त से संबंधित समस्याएं बनती दिख रही हैं, पेट से संबंधित समस्या भी दिख रही है, पर उस गुरु की पांचवी दृष्टि अष्टम भाव पे जाने के कारण यहां शनि खुद राहु के नक्षत्र में बैठा है, जिसके नक्षत्र का अधिपति राहु मंगल के नक्षत्र में बैठा है। और यहां से यह बात बिल्कुल सही तरीके से समझ में आती है, व्यक्ति के पास आयु भरपूर है, पिता के पास भी स्थितियां ठीक बनती हैं, व्यक्ति के पास आयु है, पेट का रोगी वो बनाएगा, मांसपेशियों का दर्द देगा, खिंचाव देता है। और कभी कभी जब स्थिति ऐसी हो कि राहु का प्रभाव अष्टम भाव पे हो, तो छोटी मोटी परेशानी माता के स्वास्थ्य को हमेशा कुछ न कुछ देता रहता है, ये बात बनती है। यहां से गुरु की पांचवी दृष्टि यहां कर्म भाव को देखेंगे, मित्र की राशि को देखेंगे, मित्र वहां खुद बैठा है, कर्म को फ्लरिश करने वाले हैं। आप काम करना शुरू को तो करिए, सारी की सारी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, पर पराक्रम से युक्त, क्योंकि बुध यहां बैठ करके यही इशारा कर रहा है, पराक्रम करोगे तो सुख मिलेगा, क्योंकि पराक्रम का अधिपति सुख में बैठा है, और वो शुक्र से दृष्ट है जो कि लाभेश है। तो पराक्रम का लाभ और पराक्रम का सुख, यहां पे सुख भाव का अधिपति शुक्र लग्न में बैठा, स्वराशि का मंगल गुरु से दृष्ट, आपकी कुंडली में आप शिक्षक योग भी बना बैठे हैं।
तो अगर कभी आईपीएस वगैरह ना बन पाए तो शिक्षक बन जाइएगा। उच्च शिक्षा का मालिक आपकी कुंडली में गुरु स्वयं सुख में बैठा है और यहां पे सूर्य दिग्बली हो रहे हैं, यहां शुक्र खुद बैठे हैं, यहां का अधिपति खुद यहीं बैठा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। एमएड, बीएड, पीएचडी, इतने जितने भी डिग्रियां होती हैं आप हासिल करिए, आपकी कुंडली में उसकी स्थिति है। पर धर्म से युक्त होकर के कभी भी माता पिता का अनादर ना करें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी ईश्वर पे संदेह ना करें, सूर्य की आराधना करें, सूर्य का स्वागत करें, उसका स्वागत आपका कर्तव्य है। माता पिता का स्वागत आपका कर्तव्य है और यह नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। इस वजह से बात कहूंगा कि जब किम कुर्वन्ते ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, तो यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए कि व्यक्ति की कुंडली में सारे शुभ ग्रह जब केंद्र में आते हों तो यह बहुत अच्छी बात है। बुध को छोड़ के गुरु की 7वीं दृष्टि यहां यह कर्म के लिए लाभ देने वाली है। व्यक्ति कोई भी काम करे, गुरु मंगल एक साथ बैठे, राहु केतु राजनीति में राज्य का लाभ, देश का लाभ, टेंडर वगैरह पास कराना चाहते हो, राजनीतिज्ञ लोगों से संबंध बनाना चाहते हो, राजनीति का लाभ लेना चाहते हो, बिल्कुल है, क्योंकि शनि की दृष्टि है और शनि आपकी कुंडली में तो सप्तमेश होते हैं, अष्टमेश होते हैं, पर वो अपनी राशि के हैं। इस वजह से आपको जनसत्ता और जनता का लाभ देंगे क्योंकि मंगल स्वराशि का है और सूर्य यहां दिग्बली हो रहा है। ये बात बनती है। शुक्र बुध एक साथ दृष्टि का संबंध बना रहे हैं, शुक्र चंद्रमा एक साथ यहां लग्न में बैठे हैं। ऐसी स्थितियां व्यक्ति को राज्य का लाभ देती हैं, व्यक्ति पद का आरोहण करता है। क्लियर है? 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि बुध पे जा रही है, व्यक्ति को अंक पाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये बात पक्की है क्योंकि गुरु का प्रभाव बुध पे है तो व्यक्ति बुद्धिमानी से युक्त तो होगा, क्योंकि बुध की कहीं ना कहीं पाद दृष्टि भी गुरु पे जा रही है। इस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धि से युक्त है, धार्मिक है और स्वर्ग से युक्त जीवन जीना चाहता है। स्वर्ग से युक्त जीवन जीना चाहता है और चाहता है कि शुद्धता से जीवन जी ले। मठाधीश बनना चाहता है, बड़े बड़े पांडित्य कर्म को करने वाले लोगों को आश्रय देना चाहता है, मंदिरों में दान देना चाहता है, मंदिरों का दर्शन करना चाहता है, ठाकुर जी का भक्त होता है गुरु के प्रभाव से। ये सारी चीजें आपकी कुंडली में बन रही हैं। शुक्र के नक्षत्र में भी कोई नहीं बैठा है, पर यहां पे मंगल बैठे थे जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूं। मंगल यहां दिग्बली है, यहां भी वो चंद्रमा के साथ जा रहा है, व्ययस होकर के, इस वजह से मेहनत ज्यादा कराएगा, ये बात बनती है। क्रोध का क्षय ना करिएगा, क्रोध निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप हैं कर्क लग्न के, मुट्ठी बंद करके क्रोध करते हैं तो वो बाद में हेडेक दे देती हैं ज्यादा। इस वजह से बहुत ज्यादा किसी को उधार मत रखिएगा और निकल जाइएगा यूं ही बोल के, हाँ, क्योंकि ये बाद में आपके लिए नुकसान कारक बन सकती हैं। पर आपका ध्यान इस बात पे बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव पे मंगल का प्रभाव है। अगर आप प्रेम करना चाहें तो प्रेम ही करें, बहुत ज्यादा किसी से फालतू की बहस और झगड़े फसाद में ना बन के रहें, क्योंकि राहु की दृष्टि बुध पे भी जा रही है, वो कभी कभी व्यक्ति को जड़ बुद्धि भी बनाएगी और व्यक्ति कई बार उतावलेपन से युक्त होकर के कई बार सामने से जो बलिष्ठ व्यक्ति है उसको भी प्रत्युत्तर देने से बच जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्लियर है? शुक्र की चर्चा कर चुका था। शुक्र यहां लगने में बैठे हैं, सुंदर बनाएंगे, घुंघराले बालों का बनाएंगे, सुंदर होठ, दिव्य देह, सुंदर मुखड़ा, सुंदर शरीर, सुंदर विचार, श्रेष्ठ व्यक्तित्व, अच्छा आचरण, सद्गुणी और परस्पर प्रेम करने वाला, स्त्रियों के सदृश प्रेम करने वाला होता है और ये चीजें बनती हैं। बहुत अच्छी चीज है ये। शुक्र चंद्रमा लग्न में बैठ जाएं, अद्भुत है ये। शुक्र यहां पे बैठे हैं कहां? भाग्य भाव में। इनकी चर्चा मैं कर चुका हूं। धार्मिक ग्रह होते हैं, व्यक्ति को धर्म से युक्त रखेंगे। आपकी कुंडली में रिसर्च का क्षेत्र भी बनता है क्योंकि यहाँ का अधिपति यहाँ बैठा है, यहाँ का अधिपति सुख में जा रहा है और शुक्र तो लग्न में वैसे भी बैठा है जिसकी उच्च राशि का निर्माण जन्म कुंडली के भाग्य में हो रहा है। आप निःसंदेह उच्च शिक्षा की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अपने माता पिता से वक्त मांगिए, अगर वक्त वो ना देते हो तो बिल्कुल लीजिए और आपकी कुंडली श्रेष्ठता की तरफ बढ़ सकती है। शनि की बात करूंगा। शनि के नक्षत्र में बैठे हैं शुक्र और शनि के नक्षत्र में बाकी के कौन से ग्रह बैठे हैं? कोई भी नहीं। तो शुक्र की तो चर्चा कर चुका, पर शनि की चर्चा बाकी है। तो शनि आपकी कुंडली में सप्तम और अष्टम के अधिपति होते हैं। इस कुंडली में वो मारक हो जाते हैं और कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो प्रबल मारक हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही भाव कमजोर मिलता है। पर अष्टम भाव के अधिपति होकर के व्यक्ति की कुंडली में जब शनि की स्थिति अष्टम भाव से बन जाए और वो राहु से दृष्ट हो जाए और खास करके जब शनि राहु के नक्षत्र में बैठे हों, गुरु से नक्षत्र में हों, गुरु से संबंध बनाते हों, गुरु की दृष्टि हो, तो व्यक्ति को बूढ़ा करके मारता है। व्यक्ति को बुढ़ापे में कई बार वो वात जनित समस्याएं भी देने वाला बन जाता है। इस वजह से भोजन का ख्याल, मसालेदार चीजों का बिल्कुल वमन करें, बिल्कुल भी उन्हें अपने अंदर ना रखें। और एक बात और बता दूं, मांसपेशियों का ख्याल और
ये शनि आपकी कुंडली में नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, इस वजह से इनके कारण कैरियर में कभी कभी विलंब होता होगा और व्यक्ति को कई बार कंफ्यूज भी करते होंगे। क्यों? क्योंकि बुध 12वें में है ना, चंद्रमा पापग्रह हो रहा है, मन को भटकाने के कारण यहां पे कई कुंडलियों में बन रहे हैं, क्योंकि मंगल से प्रभावित, राहु का प्रभाव बुध पे, गुरु का प्रभाव बुध पे, तो सबका प्रभाव जब पड़ेगा तो जरा गौर करिए। तो गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में वो बैठे हैं 11 अंश 31 कला, आधा फल कर रहे हैं, और राहु भी आपकी कुंडली में मृतप्राय है। तो इस वजह से गुरु और राहु यहां पे युति में जा रहे हैं, तो ये कभी कभी बड़ी ज्यादा कष्टदायक स्थितियां दे देते हैं सुख को लेकर के। तो कभी भी जल्दबाजी में हो करके और जल्दबाजी से युक्त होकर के, जब भी मंगल की दशा चले, जब भी शुक्र की दशा चले, तो युक्त होकर के फैसले मत लीजिएगा। और कभी भी किसी भी फैसले को लेने से पहले स्टडी की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? यहां पे शनि को देखते हैं, यहां शनि सुख में बैठे हैं, बुढ़ापा देते तो हैं पर रोगजनक और रोग से युक्त। यहां से शनि की स्तुति है, सूर्य देख रहे हैं। पिता के साथ संबंधों को कमजोर मत होने दीजिएगा श्रीमान, क्योंकि यहां पे मंगल केतु बैठे हैं। मैं समझ रहा हूं जरूर थोड़ी सी खटपट होगी, तो उसको क्लियर रखिएगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में यहां लाभ देने वाली स्थितियों में बन रहे हैं। यहां का अधिपति यहीं बैठा है, पिता भी अच्छे पद पे होंगे, विभूषित होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो आपको सपोर्ट ही करने वाले हैं, आशीर्वाद ही देने वाले हैं, क्योंकि वो गुरु से दृष्ट हो रहा है। दरअसल पिता हो सकता है कि थोड़े कठोर हों और न्यायप्रिय ज्यादा हों, या हो सकता है कि वो गुस्सैल हों, क्योंकि राहु केतु गुरु मंगल सबका प्रभाव दिख रहा है। ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कि थोड़े कठोर हों, पर उनको आदर ही देना होगा। और उनके आयु की वृद्धि के लिए आप सुबह में जल्दी जगने का प्रयास किया करिए। पिता की आयु में अगर लाभ चाहते हो, पिता के साथ पैतृक संपत्ति के लाभ, किसी भी तरीके के जो आपके गुरुजन हैं, जो आपके श्रेष्ठ जन हैं, उनका अगर लाभ लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सूर्योदय से पहले जग करके सूर्य का स्वागत कर लेना चाहिए। उसकी भुजाएं फैला करके जितनी ज्यादा हो सके आप स्वागत कर लें, उतना ही बेहतर होगा। जितनी ज्यादा हो सके सूर्य और हनुमान जी की आराधना, भगवान ठाकुर जी की भक्ति, उसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान जी का दर्शन कर लेना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन 3 बार कर लेना चाहिए। घर में सुंदरकांड का पाठ थोड़ा हो जाए तो अति उत्तम होगी ये बातें। ये बात है। राहु केतु, राहु यहां बैठे हैं, ये दरअसल अच्छे बैठे हैं, नक्षत्र इनका ठीक बैठा है, पर वो उग्र बना रहे हैं, तो स्वभावतः माता पिता के साथ और सुख में कभी कभी वो सेंध भी लगाने का काम करेंगे। तो जरा गौर करिएगा, ये बात आपकी कुंडली में बनती है। अब एक बार आपकी कुंडली में मैं D10 चार्ट को देखता हूं। नक्षत्र किसका था? पुष्य का था। वो किसका नक्षत्र है? शनि का नक्षत्र। अधिपति उसके गुरु हैं, और इन दोनों को समझना होगा। तो आपकी कुंडली के D10 चार्ट में अगर मान लीजिए D10 चार्ट ये है, तो ये बन रहा है कन्या का। यहां पे 6 नंबर दिख रहा है, और दशम स्थान में 3 नंबर लिखा है, जहां का अधिपति चंद्रमा खुद बैठा है, जो कि वहां का अधिपति बुध आपकी कुंडली में सूर्य के साथ यहां बैठा है। D10 चार्ट की बात कर रहा हूं, गौर करिए। यहां 6 नंबर लिखा है और यहां पे 3 नंबर लिखा है। यहां पे चंद्रमा खुद बैठे हैं और यहां का अधिपति होकर के बुध गुरु के साथ बैठा है, सूर्य के साथ। तो शिक्षक योग यहां से भी बन रहा है। प्रयास पहले जो आप चाहते हैं उसी को करिएगा, पर ऑप्शन में शिक्षक बनना जरूर तय कर लीजिएगा। क्लियर है? गुरु नीच के हो रहे हैं और यहां पे वो राहु के साथ थे, तो जरा गौर करिएगा। अब आपको और ज्यादा क्लियर करके बताता हूं। यहां पे गुरु की मूल त्रिकोण राशि रोग में जा रही है, प्रतियोगिता ज्यादा करा रही है, और यहां पे गुरु की गौण राशि बन रही है। ये सुख तो देने के लिए उतावली है, पर वो राहु के साथ और स्वाति नक्षत्र। दरअसल गुरु के बारे में मैंने कल भी ये बात कही थी कि गुरु हर बार यही कहते हैं कि हे विधाता, मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु के साथ मत बनाना, और उनके साथ वो स्थिति बन रही है, राहु के नक्षत्र और राहु के साथ। यहां पे भी वो अगर देखते हैं तो नीच के हो रहे हैं। अंक पाने में आपको दिक्कत होती होगी और होगा, क्योंकि बुध भी उसको इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। चंद्रमा पापग्रह होकर के लग्न में बैठा है, और शुक्र इस कुंडली के लिए कहां के अधिपति बनते हैं? सुख के अधिपति होकर के बैठे हैं। सुख तो है, पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये बात बनती है। पर मेहनत करने के बाद सफलता भी है, क्योंकि मेहनत का सुख यहां से भी दिख रहा है। सूर्य यहां देने वाली स्थितियों में बन रहे हैं, मंगल यहां देने वाली स्थितियों में बन रहे हैं, पर अंक कम मिलेगा। और वाणी को थोड़ा और ज्यादा लचीलापन लाइए, उसमें लोच प्रदान करिए, क्योंकि केतु की दृष्टि होने के कारण और मंगल का प्रभाव लग्न पे होने के कारण व्यक्ति कई बार रूखा बोल देता है। आपसे तभी काम निकाला जा सकता है जब कोई आपसे क्लियर और बिल्कुल शुद्ध मन से बात करे। बात समझ में आई? गुरु यहां पे नीच के हो रहे हैं D10 चार्ट में, यहां पे भी नीच के हो रहे हैं, और D10 चार्ट में भी वो नीच के हो रहे हैं। यहां पे भी, मतलब कि यहां पे भी नीच के, नौमांस में भी तो नीच के हो रहे हैं। D10 चार्ट में भी यहां पे 10 नंबर की कुंडली में गुरु बैठे हैं, जो कि निश्चित तो उनका कमजोर हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कुंडली की शुभता में कभी कभी कमजोरी देखने को मिल सकती है,
ये बात पक्की है, क्योंकि गुरु यहां पे सुख के अधिपति होकर के राहु से युक्त हो जाते हैं तो वो प्रभाव में कमजोर हो जाते हैं। क्लियर है? शनि की बात करूंगा। D10 चार्ट में शनि यहां बैठा है जो कि सूर्य का होकर के बैठा है, इस वजह से उसकी तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के धन भाव पे पड़ेगी। जहां पे सूर्य और बुध बैठे हैं, सूर्य नीच का हो रहा है पर शनि की दृष्टि के कारण उसका नीचत्व भंग होगा। पर एक बात जरूर कहूंगा कि सूर्य की स्थिति यहां वो शुक्र की राशि में है तो पिता को कभी कभी कमजोर करते हैं और नौकरी के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, तो ये बात बनती है। क्लियर है? दशम भाव का अधिपति द्वितीय भाव में बैठा है, दशमांश कुंडली में अपने भाव से पंचमस्त, वो लाभ देने को तैयार है, पर युक्त होकर के और कंसंट्रेशन बना के रखिए, लगातार आसन जीतने का प्रयास करिए। भाग्य भाव अगर देखता हूं D4 चार्ट में मकर लग्न का बनना, लग्न का अधिपति शनि अष्टम में बैठा है, इस वजह से कुंडली कभी कभी भाग्य से कमजोर मालूम पड़ जाती है क्योंकि नीच का गुरु वहीं बैठा है, पर वो लग्न में अच्छा फल करते देखे जाते हैं। इस वजह से व्यक्ति को भाग्येश की आराधना हमेशा कर लेनी चाहिए। आपकी कुंडली में हमेशा ही देव गुरु बृहस्पति की पूजा या किसी देवता की आराधना बनती है। भाग्य भाव में बुध बैठा है, वो देर सवेर अपनी दशाओं में जबरदस्त लाभ करने वाली स्थितियों में जा सकता है। आपकी कुंडली में गुरु, सूर्य और बुध इनकी दशाएं जब भी रहेंगी तो मेहनत कराने वाली और लाभ देने वाली बनेंगी। बाकी की दशाएं स्मूथ जाएंगी और परिणाम भी अच्छे देने वाली बनेंगी, पर इनकी दशाएं गुरु, सूर्य और बुध की दशा हमेशा मेहनत कराने वाली ज्यादा बनेगी। ये स्थितियां आपकी कुंडली में बनती हैं। विवाह के लिए कुछ चीज बता देता हूं। आप तो हैं 1994 के, विवाह तो अभी हुआ नहीं होगा, तो अगर हो गया होगा तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं हुई है विवाह तो विवाह के लिए आप अगर चाहते हैं तो कर्क लग्न की जातिका से विवाह कर सकते हैं। अगर चाहते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ अपने जन्म स्थान से विवाह के लिए जा सकते हैं, या पश्चिम दिशा से कोई भी संबंध आए तो बिल्कुल जा सकते हैं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है क्योंकि कई ग्रह इसमें स्वराशि के बैठे हैं। कुंडली की सबसे अच्छी बात शुक्र चंद्रमा का लग्न में बैठना, कुंडली की सबसे अच्छी बात दूसरी मंगल का अपनी राशि में दिग्बली होकर के बैठना, कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात भाग्य के अधिपति का सुख में जाना, यह सबसे अच्छी बात है। सूर्य का एकादश में बैठना, यह सबसे अच्छी बात है। गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से केंद्र में होना, यह सबसे अच्छी बात है। मंगल का योग कारक होकर के दशम स्थान में दिग्बली होकर के बैठना, यह सबसे अच्छी बात है। अष्टम भाव में शनि अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं, और स्वराशि के शनि, स्वराशि का मंगल, स्वराशि का बुध, स्वराशि का चंद्रमा, ये अच्छी बात है। इस कुंडली की कमजोरी गुरु का राहु के साथ जाना, चंद्रमा का पापक बनना, बुध का 12वें जाना और सूर्य का शुक्र में बैठना, ये थोड़े कमजोर करेंगे। मंगल केतु के साथ है, ये बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल टिप पे है। क्लियर है? अब कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप जो करना चाहते हैं बिल्कुल बढ़िए, उसमें गुरु दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। नवमांश में वो नीच के हो रहे हैं, दशमांश में नीच के हो रहे हैं, भाग्य भाव में नीच के हो रहे हैं, इस वजह से भाग्येश की आराधना बनती है। क्लियर है? चंचलता कम करिए, वाचाल कम बनिए, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए, ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा लग्न में बैठ करके आपके चंचल मनोवृत्ति को बनाने वाले और चंचलता को देने वाले दिख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि मैंने कोई भी चीज छोड़ी यहां पे, फिर भी देखते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।